नमस्कार। शंकर लॉज में आप सबका स्वागत है। मीटिंग की शुरुआत करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। ओ हिडन लाइट वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट shining in every creature, O hidden love embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other। आप सबका स्वागत है। आज की मीटिंग का टॉपिक है HPB's suggestions how to unfold intuition। और स्पीकर हैं इंटरनेशनल स्पीकर शिखर अग्निहोत्री जी। आपने अगर पिछले हफ्ते सुना होगा तो उन्होंने लेक्चर लिया था और वैसे भी शंकर लॉज में वो आते रहते हैं। तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ब्रदर शिखर अग्निहोत्री जी से कि वो कृपया अपना लेक्चर को स्टार्ट करें। धन्यवाद राजीव जी और सभी बंधुओं को सादर प्रणाम। और शुरू करने से पहले मैं उस गुरु तत्व को स्मरण करना चाहता हूँ जिससे हम सभी सीख रहे हैं प्रत्येक क्षण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुनः सभी को प्रणाम। और मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं राजीव जी? हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये पीपीटी दिख रहा है ना उसमें भी? हाँ, पीपीटी भी दिखाई दे रहा है। आप इसको अगर एंलार्ज करना चाहें तो कर सकते हैं पीपीटी को। अच्छा अच्छा ठीक। थोड़ा स्क्रॉल कर लीजिए, देखिए कई बार चलता नहीं है स्क्रोलिंग में। हाँ नहीं नहीं ठीक है, चल रहा है। हाँ हाँ नहीं हमारे को तो हाँ चल रहा है। राइट राइट चल राइट रहा है। ओके। तो हाँ, पुनः सभी को सादर प्रणाम। और जैसा कि राजीव जी ने बताया कि आज हम लोग थोड़ा सा HPB के जो सजेशन हैं इंट्यूशन को अनफोल्ड करने के बारे में, उस पे तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे इतर कुछ उस पे हम लोग बाद में आएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देखें समझें। हालांकि आप सभी ऑलरेडी इतना अध्ययन किए हुए हैं, सभी ध्यान भी करते होंगे और इस मार्ग पे चलने का हम सभी प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार रिफ्रेश करने से चीजें कुछ नई दृष्टि से समझ में आती हैं। तो उसी वजह से अगर हम देखें तो मनुष्य जो हम लोग कहते हैं जिसे, तो उसके पास जो मन दिया गया है उसकी वजह से उसको मनुष्य कहा गया है। मन मतलब जैसा हमने पिछली बार बात किया था, जानने की इच्छा। यानी ये जो जानने की इच्छा है किसी भी चीज को, और जनरली सत्य को या फैक्ट को, वो एक तरीके से इनहेरेंट हमारे अंदर है मनुष्य में कि हम फैक्ट जानना चाहते हैं या सच जानना चाहते हैं। किसी भी चीज का, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, रिलेटिव ट्रूथ कह लीजिए, एब्सोल्यूट ट्रूथ कह लीजिए, लेकिन जानना चाहते हैं। तो अब जानना चाहते हैं तो इसका मतलब जानने के लिए कुछ हमें हमारे अंदर कुछ कैपेसिटीज भी दी गई होंगी, या तो हम डिपेंड हो जाएं किसी पे परमानेंटली। लेकिन ऐसा तो हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा है नहीं कि भाई मनुष्य जो है उसका जो ये मिलता है मनुष्य जन्म, तो उसमें जाना जा सकता है। तो उसमें हम जानते हैं क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के तरीके हैं, हम लोगों ने पिछली बार देखे थे। हमारी सबसे पहले तो जब बच्चा होता है तो वो छू के देख के ऐसे ही समझने की कोशिश करता है। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी जो सेंसेस हैं उनकी अपनी लिमिटेशन है। और सेंसेस से ऑफ कोर्स जो सेंसेशंस आती हैं वो माइंड में जाते हैं। माइंड उन सभी इमेजेस को साथ में लाके एक फुलर इमेज बनाने की कोशिश करता है। किसी चीज को हम छूते हैं तो उसकी स्मेल, उसका टच, उसका कलर सब मिला के मन जो है वो एक इमेज बनाता है, तो वो हमें जानने में हेल्प करता है। लेकिन
और माइंड को अगर देखा जाए तो काफी समय तक, और अब भी रिसेंट टाइम्स में देखें तो जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसमें माइंड को अल्टीमेट टूल माना गया है जानने का, कि माइंड आई थिंक देयरफॉर आई एम। लेकिन माइंड की भी जो लिमिटेशंस होती हैं वो भी अब जो मतलब और उसमें डीपर जा रहे हैं साइकोलॉजी में, तो उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, माइंड की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, और किस तरीके से माइंड अपना ही एक इमेजिनेशन या अपना ही क्रिएशन बना लेता है जिसका सत्य से कोई लेना देना नहीं होता है, और वो अलग अलग रूप में बाहर आता है। लेकिन अगर ईस्टर्न फिलॉसफी देखें या फिलॉसफी वर्ल्ड वाइड देखें तो उसमें माइंड के ऊपर भी एक हमारे पास फैकल्टी है जो हमें सत्य के और निकट ले जाती है, या जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान कराती है। और इसको हमने पिछली बार देखा था, इसको प्रज्ञा कह लें, विजडम कह लें। और विजडम हम लोगों ने ये भी देखा था कि विजडम केवल ये नहीं है कि हमें किसी काम को करते करते बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, अब हम उस कार्य को करने में बिल्कुल कुशल हो गए हैं, तो वो कुशलता ही विजडम है, नहीं। जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता योग है। तो क्या केवल फिजिकल कुशलता की बात की जा रही है वहां पे, कि कोई व्यक्ति कार बहुत अच्छी चला लेता है, या कोई प्लेन अच्छा चला लेता है, या कोई इंजीनियर बहुत अच्छा है, मतलब उसकी कैलकुलेशंस और सब कुछ, तो क्या वो योग हो गया? या उससे भी इतर कर्म में कुशलता किस चीज की बात हो रही है? स्किल तो फिजिकल स्किल तो एक है ही, लेकिन हमारी स्टेट ऑफ बीइंग क्या है उस काम को करते हुए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है योग की दृष्टि से। तो उसी तरीके से हमारी ये जो फैकल्टी है, इंट्यूशन या प्रज्ञा या विजडम, बुद्धि, इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं, वो हमें सत्य के निकट ले जाती है। और सत्य जिसके पीछे थियोसॉफिस्ट के बारे में कहा जाता है कि सीकर्स ऑफ ट्रूथ। तो अगर हमें सत्य जानना है तो हमें जाहिर सी बात है माइंड के भी आगे की जो हमारी फैकल्टी है उसको अनफोल्ड करना पड़ेगा। या ऐसा नहीं है कि हमें उसको कुछ इन्वेंट करना पड़ेगा, बल्कि जो उसका तो प्रभाव हमारे ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर है, लेकिन क्योंकि हमारे माइंड के ऊपर डस्ट जमी रहती है, या ये कह लें जो चैनल है उसमें ऑब्स्टेकल्स हैं, उसकी वजह से हमारा जो माइंड है वो उस प्रकाश को रिसीव नहीं कर पाता है। तो केवल इसीलिए ये कहा गया है कि हमें कुछ और प्राप्त नहीं करना है, जो हमने ऑलरेडी अपना प्राप्त कर लिया है या अपना मान लिया है, उससे हमें अपने आप को मुक्त करना है। कि अनलर्निंग जिसे कहा जाता है आजकल पॉपुलर टर्म्स में, कि अनलर्निंग, जो हम अनलर्निंग मतलब जो कंडीशनिंग्स इतनी हमने अपने मन पे डाल रखी हैं, उनको धीरे धीरे जब हम किसी भी तरीके से मेडिटेशन, स्टडी, सर्विस, योग या जो भी है हम दूर करते हैं, तो अल्टीमेटली जो प्रकाश है इंट्यूशन का वो आता है। और थियोसॉफी का मार्ग भी हम लोग जानते हैं इसमें मदद करता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि कैसे थियोसॉफी के जो स्पिरिट है वो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है, प्रश्न। तो मन प्रश्न करता है, और ये एस्पेक्ट जो है मन का, वो हमें इंट्यूशन को अनफोल्ड करने में सहायता करता है, कि हम प्रश्न करें, लेकिन केवल प्रश्न करने के लिए ना करें, या इसलिए ना करें कि हमें बस प्रश्न करना है। हम जेन्युइन एस्पिरेशन रखें सत्य को जानने की, प्रश्न करें, तो जाहिर सी बात है उस पर हम आगे बढ़ें। और ये है, जैसे कई लोग कह सकते हैं कि भाई मन के आगे तो कुछ, मतलब मन है, आई मीन आप उसी से सोचते हैं, उसी से करते हैं, लेकिन मन के आगे भी जो एक पावर है, और जिसको हम लोग लेटेंट पावर्स इन ह्यूमन कहते हैं, टू इन्वेस्टिगेट द
laws of nature and unexplained and powers latent in human being, तो कई बार उस पावर्स को हम लोग क्लेयरवॉयंस या क्लेयरऑडियंस या हीलिंग ये सब समझ लेते हैं, बट दोस आर नॉट दोस पावर्स। वो जो उसमें बात हो रही है वो पावर्स हैं हमारी लव की, कंपैशन की, विजडम की, जो कि हायर लेवल से आती हैं, बुद्धिक प्लेन से, आत्मिक प्लेन से। तो वो इंक्वायरी से ही आती हैं। और इतने सारे एग्जाम्पल साइंस में मौजूद हैं कि इसको हम देखें कि मन के द्वारा सब कुछ हासिल नहीं किया है। वो चाहे कोई साइंटिस्ट हो या कोई फिलोसोफर हो, वो जब मन थक के बैठ जाता है तब उस इंट्यूशन का जो प्रकाश है वो मन पे पड़ता है। लेकिन जो थक के बैठने का मतलब है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि थक के हम तभी बैठते हैं जब हमने बहुत एफर्ट कर लिया होता है उस डायरेक्शन में। ऐसा तो नहीं है कि हम खाली-खाली मतलब कुछ करें भी ना और थक के बैठ जाएँ, तो वो तो एक तरीके से आलस हो गया, उससे तो और जड़ता बढ़ती है। लेकिन जब व्यक्ति किसी दिशा में खूब एफर्ट कर लेता है और तब या एक्सरसाइज कर लेता है, तो उस दौरान होता क्या है, आपको स्वेटिंग होती है, थोड़ा आप ब्रीदिंग तेज होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है, तो मतलब फिजिकल बॉडी की प्यूरिफिकेशन हो रही है। ऐसे ही जब हम मेंटल प्लेन पे करने लगते हैं, तो माइंड जो है हमारा, मेंटल बॉडी, वो प्यूरिफाई होता है और उसमें नया पदार्थ आता है, हायर लेवल का, लोअर पदार्थ निकल जाता है। और जब हमारा एक टाइम आता है और हमें उसके आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, वो टेम्पररी ब्रेन रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट में हो जाता है। तो उस समय जब वो हमारा मन शांत भी है, पवित्र भी है, भले ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, उसमें जो इंट्यूशन या हमारी प्रज्ञा का जो प्रकाश पड़ता है मन पे, तो वो जो समस्या थी या जो सिचुएशन थी या जो प्रश्न था हमारे सामने, वो अपने आप सॉल्व हो जाता है। जैसे मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल उनको सपने में आई, तो वो आंसर हमें सपने में भी आ सकता है। औरबिंदो जी को वो डिविनिटी एवरीवेयर का विजन आ सकता है जेल में। आर्किमिडीज नहाते हुए उन्हें सॉल्यूशन आ सकते हैं। एनी बेसेंट जब पॉइजन पीने जा रही थी तो उनको अंदर से आवाज आ सकती है। महात्मा बुद्ध जब सब कुछ करके थक हार के, मतलब उन्होंने कहा कि अब या तो आर या पार, तो उन्होंने जब सुना पीछे से एक म्यूजिशियन को जाते हुए नाव में अपने बेटे को या शिष्य को समझाते हुए कि वीणा का तार जो है ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा लूज, तो उन्हें वो बात हालांकि किसी और रेफरेंस में थी, बट चूंकि ही वॉज रेडी, तो वो आंसर उन्हें बाहर से मिला, लेकिन पकड़ा उनके ही अंदर की प्रज्ञा ने। तो जब हम रेडी होते हैं तो बाहर का कोई भी चीज हमारे लिए सीखने का या जानने का माध्यम बन जाता है। और उसमें इंट्यूशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इंट्यूशन, आप सबने थियोसॉफिकल लिटरेचर पढ़ा होगा, तो हम लोग बुद्धि लोग की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो बुद्धिक लोग की जो चेतना है, उसका जो नेचर है, वो नेचर ही वननेस है, वननेस की फीलिंग। आई मीन यू एंड आई आर वन। तो जब वो हमारे मन को, ब्रेन को प्रकाशित कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वननेस की फीलिंग हमें रियलाइजेशन आना ही आना है। और चूंकि वननेस का रियलाइजेशन है, तो जो भी सिचुएशन हमारे सामने है उसका सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली हमें मिलेगा। क्योंकि सॉल्यूशन हमें तब तक नहीं मिलता है जब तक समस्या और हम में एक गैप है, हम उसको एक समस्या मान रहे हैं और हम उसको एक नजरिए से देख रहे हैं, एक फ्रैगमेंटेड अप्रोच से। तो ये कहा जाता है कि जब तक आप समस्या को उसकी समग्रता में नहीं देखेंगे, केवल एक फ्रैगमेंटेड रूप में देखते रहेंगे, तो आप, हम लोगों ने बात की थी पिछली बार कि सॉल्यूशन निकलेगा लेकिन वो टेम्पररी सॉल्यूशन होगा। उसके बाद फिर वही समस्या किसी और रूप में आएगी, फिर उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो लेकिन अगर समस्या समग्र रूप में देख रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं, मतलब जब हम उस सिचुएशन के साथ एक हो गए या उस व्यक्ति के साथ एक हो गए, तो उस व्यक्ति की जो अंदर चल रहा है, उसकी जो समस्या है,
या उसको क्या आंसर चाहिए या उसको क्या किस दिशा में उसको मदद चाहिए, ये ऑटोमेटिक हमें अनुभव होने लगेगा और तब वास्तव में हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि अभी जब हम कुछ कहते हैं, तो हम अपने नज़रिए से बात कर रहे हैं, हम अपनी स्टेट ऑफ बीइंग से बात कह रहे हैं। किसी की कुछ समस्या है, अब कोई डरा हुआ है, हम उसको कहते हैं, "अरे! डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है।" लेकिन अब वो डरा हुआ है व्यक्ति, हो सकता है हम जब डरे हुए स्थिति में हों, तो सामने वाला कहेगा तो वो उसकी भी बात हमें शायद अफ़ेक्ट ना करे, क्योंकि वो अपने स्टेट ऑफ बीइंग से हमें समझा रहा है। लेकिन यहीं पे अगर कोई आई मीन रियलाइज्ड ऐसा व्यक्ति जो इस वननेस को अनुभव करता हो, वो शायद कुछ ऐसी बात कहेगा जिससे उस व्यक्ति को, सामने वाले को कुछ सोचने में या देखने में चेंज आए। जैसे बुद्ध के पास एक महिला गई थी जिसके बच्चे की डेथ हो गई, अब बहुत रोते हुए कि इसको जिला दो, तो आमतौर पे यही कह सकते हैं कि भई नहीं, नहीं किया जा सकता है, ये लॉ ऑफ नेचर है, ये नियम है, जो आया है वो जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ठीक है, मैं कर दूँगा, लेकिन जाओ तुम कुछ सरसों के दाने उस घर से ले आओ, जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो उसने सोचा अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, छोटा-सा काम है, एंड देन शी वेंट अराउंड ऑल द विलेज, बट उनको एक भी ऐसा घर नहीं मिला। लेकिन उससे हुआ क्या? वो लगातार एफर्ट करते-करते वही बात बार-बार, अरे इस घर में भी ऐसा हुआ है, इस घर में भी ऐसा हुआ है, देन शी रियलाइज्ड। तो ये है इंट्यूशन, और इसीलिए महात्मा लेटर्स में महात्मा ने कहा है कि fathom the nature and essence of the sixth principle of the universe and human being। मतलब यूनिवर्स और मनुष्य का जो सिक्स्थ प्रिंसिपल है, उसकी गहराई और उसके एसेंस को जानो या उसमें सर्च करो, तो आपको इस संसार की सबसे महान जो रहस्य है उसका अनुभव होगा या उसका पता चलेगा। और एंड क्यों नहीं, क्योंकि आर यू नॉट सराउंडेड बाय इट। क्योंकि ये जो फिफ्थ, इसीलिए वो वननेस है। हम लोगों ने इमेजेस में भी देखा कि जैसे हमारी फिजिकल बॉडी तो इतनी है, लेकिन अगर हम किसी से सट के बैठे हैं, तो हमारे जो ऑरा होते हैं या सूक्ष्म शरीर होते हैं, वो आपस में एक हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं काफी हद तक। तो ऐसे ही और अगर हम बढ़ाते जाएं, तो सूक्ष्मतर लेवल पे मानसिक लोक के आगे, वो देयर इज जस्ट वन प्लेन, वहां पे कोई सेपरेशन नहीं है। और इसीलिए इसका इतना महत्व है। और ये हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि जो इंट्यूशन है वो कैसे काम करती है, क्योंकि वो समस्या या किसी भी स्थिति को हम फिर पूरा देखते हैं समग्रता में, और इसीलिए फिर उस हिसाब से हम किसी भी स्थिति में निर्णय लेते हैं। और इसी को एचपी ब्लॉवात्स्की ने कहा है कि यही वो फैकल्टी है हमारी, जिसके माध्यम से हम दूसरे मनुष्यों को या स्थितियों को उनके वास्तविक रूप में लेते हैं, इन देयर ट्रू कलर्स। अभी तक हम अपने मन के प्रभाव से, यानी मन से देख रहे हैं। मन को टूल हमने मेन अपना बना रखा है जानने का, और मन कंडीशनड है। तो हम, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि हम जो देखना चाहते हैं हमें वो दिखता है, और संसार में सब कुछ है। जैसे आप लोगों ने भी शायद कभी एक्सपीरियंस किया हो, जैसे आपको समझ, वैसे तो मान लीजिए हम लोग घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, मार्केट, यहाँ वहां हर कहीं मिलने, सोशल सर्कल में मिलना जुलना होता है, आते जाते हैं, राइट। कभी किसी विशेष चीज पे ऐसा ध्यान नहीं जाता। लेकिन मान लीजिए आपको कुछ खरीदना है, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए घड़ी है, मतलब रिस्ट वॉच है, मोबाइल है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, टीवी है, या लैपटॉप है, कुछ भी है। तो होगा क्या, मतलब मुझे तो, मतलब मेरे साथ तो होता है, मुझे लगता है सभी के साथ होता होगा। तो आपको चारों तरफ वही चीजें दिखाई देने लगती हैं, या ये कहना चाहिए आपका अटेंशन फिर उन्हीं चीजों पे जाने लगता है। कि आप सड़क पे होंगे तो आपको कोई कार या बाइक का मॉडल दिखेगा, तो आपको लगेगा अच्छा नहीं ये तो ठीक है, नहीं ठीक है, इसका माइलेज कितना है, अच्छा ये क्या है। या फिर आप
लोगों के हाथ में मोबाइल अगर आपको खरीदना है तो आपका सारा अटेंशन मोबाइल पे चला जाएगा। अच्छा ये कौन सा कंपनी है, ये मॉडल, वो। तो है हमारे चारों तरफ सब कुछ, लेकिन जहां हम अटेंशन देते हैं वो हमें दिखने लगता है लिमिटेड उसमें। लेकिन इंट्यूशन के साथ अगेन वही है कि हमें चाहे किसी चीज की जरूरत हो या ना हो, हम हर चीज के प्रति अवेयर रहते हैं। एंड वही अवेयरनेस जो है वही एक्चुअली जानने का माध्यम बन जाता है, क्योंकि उस अवेयरनेस में हम कोई चीज, हमारी कोई पाने की इच्छा नहीं है, कोई कोई नीड है, ठीक है, वो नीड भी उसी के माध्यम से पूरी होती है, बट देन इट हैपेंस वेरी ऑन अ वेरी ऑर्गेनिक वे। आई मीन, जिसे कहते हैं उसमें हमें कोई एफर्ट नहीं लगता है। और इसीलिए एचपी ब्लॉस्की ये कहती हैं कीटो थियोसॉफी में कि ये हमारी ड्यूटी है टू कीप अलाइव आवर स्पिरिचुअल इंट्यूशंस, क्योंकि इसी के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे और सत्य की ओर ज्यादा पास में जाएंगे। और इंट्यूशन ही वो चाबी है। अगेन महात्मा लेटर्स में महात्मा कहते हैं कि जो पुराने ओकल्टिस्ट हुए हैं, गुहेविद हुए हैं, या फिलोसफर्स हुए हैं, उनका कोई ये उद्देश्य नहीं था कि जो उन्होंने, जैसे मान लीजिए पुराण हो गए या बाइबल में कहानियां हो गई, कुरान में हो गई, या कुछ एलेगोरीज हो गई, रूपक हो गए, तो उनका कोई ये उद्देश्य नहीं था लिखने का कि जो सिंसियर लोग हैं इस मार्ग पे चलने वाले, उनसे उस ज्ञान को छुपा लिया जाए। नहीं, उसका उद्देश्य था कि rather to lock up their information for safety sake in a secure box, the key to which is intuition। उनका उद्देश्य ये था कि भाई संसार में सभी तरीके के लोग हैं, और हम लोगों ने पहले बात की थी पिछली बार की इंफॉर्मेशन तो इंफॉर्मेशन है, उसका यूज, अच्छा यूज भी हो सकता है, मिस यूज भी हो सकता है। तो उस इंफॉर्मेशन को हमें आगे भी ले जाना है, लेकिन साथ में उसको सेफ भी रखना है। तो इसीलिए उस तरीके की एक सिक्योर बॉक्स में या रूपक या जो यूज किए जाते हैं, वो इसलिए किए गए हैं ताकि until and unless a person reaches a particular level of consciousness which is बुद्धिक प्लेन, मतलब उसका साइड, मतलब एक उसका कोरोलरी ये है कि मतलब व्यक्ति में सेल्फिशनेस ऑलमोस्ट काफी, आई मीन मैक्सिमम सेल्फिशनेस उसकी खत्म हो चुकी हो, तब उसको जब ये चीज मिलेगी तो वो उसका मिस यूज नहीं करेगा। दैट इज व्हाट महात्मा लेटर्स में भी ये कहा गया है। और ये अगेन, ये जो प्रकाश है इंट्यूशन का, ये हमारे अंदर ही है। और यही वो प्रकाश है जो हमारे, जो भी हम पाथ चल रहे हैं, मार्ग पे हैं, वो उस पे पड़ सकता है। और अगर हम उसको अपने अंदर नहीं परसीव कर पा रहे हैं तो इट इज यूजलेस टू लुक फॉर इट एल्सवेयर। लाइट ऑन द पाथ का एक सूत्र है कि, और इसीलिए हर व्यक्ति का पाथ जो है, मार्ग जो है, वो अलग है। कोई, मतलब दो व्यक्ति अगर हम चाहें कि नहीं सभी हमारे जैसा ही करें, सभी हम, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना जर्नी है, हर व्यक्ति की अपनी एक सिलेबस है। कर्मों के माध्यम से हम साथ में आए हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम इस मार्ग पे हैं तो हमारे परिवार के सभी लोग इस मार्ग पे हों, या या हमारा मित्र भी इस मार्ग पे हो, या कल को हम ही मान लीजिए आज हम लग रहा है कि नहीं सत्य ये है, कल को हमें थोड़ा और हायर कुछ चीज पता चले तो हमें लगेगा नहीं सत्य ये है। तो इसलिए अपने अंदर ही वो प्रकाश है जो इस मार्ग को प्रकाशित करता है, और उसको एल्सवेयर ढूंढना वो होगा। अब लेकिन प्रश्न ये है कि उससे कैसे हम
संपर्क में रहने का प्रयास कर सकते हैं कम से कम, या अनफोल्ड होने का प्रयास कर सकते हैं, तो उसका जो पहला रिक्विजिट है, मतलब पहली जो आवश्यकता है या एलिजिबिलिटी है, वो है अंतर्मुखी होना। तो जब हमें किसी चीज को जानना होता है या उसको हम समझना चाहते हैं, तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसकी तरफ अटेंटिव होते हैं, या कोई हमसे बात कर रहा है तो हम उसकी तरफ मुखातिब होते हैं। अब हमें अपने अंदर जाना है, देखना है कि मतलब इंट्यूशन, मतलब उसको रिसीव करने के लिए या उसको अनफोल्ड करने के लिए, तो सबसे पहले तो हमें अंदर मुड़ना पड़ेगा। और कई बार जो वर्ड इंट्रोवर्ट है उसको आज के समय में या काफी समय से एक नेगेटिव सेंस में ले लिया जाता है कि व्यक्ति सोशल नहीं है, या मतलब वो बात नहीं करता है, या शाई है, या वो इंट्रोवर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। जो इंट्रोवर्टियर, जो रियल मीनिंग उसका है लैटिन में कि टू टर्न विद इन, टर्न वंस थॉट्स इनवर्ड्स इन स्पिरिचुअल कॉन्टेम्पलेशन। ऑफ कोर्स सिचुएशन के हिसाब से, जब हम कहीं किसी के साथ हैं, ऑफ कोर्स हम बाहर भी हैं, हम अंदर भी हैं। मतलब वो जो उपनिषद में जो आता है ना, एक डाल पे दो चिड़िया बैठी हुई हैं, एक चिड़िया फल खा रही है, एक केवल विटनेस कर रही है। तो हम बाहर भी काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम अपने अंदर भी लगातार देख रहे हैं। तो दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। और यही पतंजलि का जो अष्टांग योग है उसमें प्रत्याहार है, उसमें हम विड्रॉल ऑफ सेंसेस का करते हैं, कम से की अपने अंदर जाने के लिए। और इसी को जे कृष्णमूर्ति ने रिट्रीट कहा है और उसकी इंपॉर्टेंस बताई है कि ये एक्चुअली बहुत जरूरी हो जाता है कई बार, टू गो टू रिट्रीट, टू स्टॉप एवरीथिंग दैट यू हैव बीन डूइंग, टू स्टॉप योर बिलीफ। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हमने अपना रूटीन काम छोड़ दिया और हम कहीं हफ्ते भर के लिए चले गए, तो दैट इज रिट्रीट। केवल फिजिकल काम छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं टू स्टॉप योर बिलीफ्स एंड एक्सपीरियंसेस कंप्लीटली एंड लुक एट देम anew, not keep on repeating like machines whether you believe or do not believe. You would then let in fresh air into your minds. तो मुझे लगता है जो वो फ्रेश एयर की बात कह रहे हैं, वो उसी इंट्यूशन की बात कह रहे हैं कि जब हम अपने मन को खाली कर देते हैं पूरा, स्टॉप योर बिलीव्स एंड एक्सपीरियंसेस का मतलब कि मतलब जो भी हमारी कंडीशनिंग्स हैं हम उसको भी छोड़ दे रहे हैं कुछ समय के लिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। और जब ऐसा होता है तब हम बेसिकली मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं खुली हवा को अपने माइंड में आने के लिए। और जल्दी से एक विषयांतर करते हुए, हालांकि हम लोग आते हैं एचपीवी पे, कि टर्निंग विद इन भी एक्चुअली कब होती है। कई बार व्यक्ति अपनी चॉइस से टर्न विद इन करता है, लेकिन अपनी चॉइस से भी टर्न तभी करता है जब या तो उसका बहुत इस दिशा में इंटरेस्ट हो, या कुछ अपने पूर्व जो प्रारब्ध है, पूर्व जन्म के कर्म है, उससे उसका ऑलरेडी इस दिशा में इंटरेस्ट हो, तो वो अपनी चॉइस से इस मार्ग पे आगे बढ़ता है। दूसरा एक चीज है पेन एंड सफरिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है व्यक्ति को अपने अंदर मोड़ने के लिए। और मेरे ख्याल से निर्विवाद रूप से सभी लोग इस बात से शायद सहमत हों कि जब जीवन में सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा होता है, तब एक काइंड ऑफ सुपरफिशियलिटी जिसे कहते हैं, वो एक रहने के ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन जैसे ही जीवन में कोई कठिन समय, कोई मुश्किल, कोई डिफिकल्टी, कोई चैलेंज आता है, तो क्या होता है, सारा हमारे चारों तरफ वही चीज रहती हैं, कंफर्ट्स के लेवल वही हैं, लेकिन तब हम उन्हें एंजॉय नहीं कर पाते। तो क्यों? क्योंकि हमारा सारा ध्यान अब उस पेन पे हो गया और हम बेसिकली अंतर्मुखी में होने के बेसिकली कगार पे हैं। ये अलग बात है, कुछ लोग उसमें कुछ अलग दिशा चुन लेते हैं कि कोई बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा सकता है, कोई
उसको एस्केप करने की कोशिश कर सकता है किसी भी माध्यम से, लेकिन वो बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी है हमें अंदर मोड़ने के लिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो, और इसीलिए अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि जो इस लोग इस मार्ग पे चलते हैं, उनके जीवन में कठिनाइयाँ क्यों होती हैं, या वो तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, उसके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये तो उतना अच्छा व्यक्ति नहीं है, लेकिन ये तो चैन से, मज़े से अपने जीवन को काट रहा है। तो पेन और सफरिंग या चैलेंजेस को हम लोग एक नेगेटिव सेंस में देखते हैं, जबकि एक्चुअली वो हमारे जीवन में हमें कुछ, एक तो कर्म काटने के लिए आ रहे हैं, वो तो अलग बात है, बट उसका अगर हम सही उपयोग करें, तो वो बेसिकली हमें और डीपर जीवन के प्रति गहन परिप्रेक्ष्य को अपनाने के लिए आ रहे हैं, समझने के लिए आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि जब वो टाइम पास हो जाता है और हमने उसका समुचित उपयोग किया है, तो आप पाएँगे आपके अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप हो गई है। स्ट्रेंथ, आई मीन नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ, कि आप में परसिवियरेंस, रेजिलियंस, पेशेंस और ह्यूमिलिटी, ये सब डेवलप हो गई हैं। तो इसीलिए शायद कहा गया है पेन इज द बेस्ट टीचर। हम लोगों ने पिछली बार ये बात की थी कि पेन इज द बेस्ट टीचर, pleasure is also a teacher, but that is to learn from pleasure is another, I mean, it needs another level of understanding of pleasure. और एक तीसरी चीज जो है, जो मनुष्य के होने के नाते हमें प्राप्त हुई है, जो कि हमें अंदर टर्न होने को एक तरीके से मौका देती है, बातें करती है जरूरी नहीं है, मौका देती है, वो है हमारी क्षमता बोर होने की। क्योंकि जब हम बोर होने का क्या मतलब है कि हम हमें मान लीजिए अभी कोई एक्साइटमेंट चाहिए, किसी मोबाइल या कोई एंटरटेनमेंट या कुछ भी, तो हमने किया, खत्म हो गया, उसी को रिपीट करेंगे, ठीक है, एक बार दो बार, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, नो मैटर कि वो कंफर्ट प्लेजर कितना ही बड़ा हो, कितना, लेकिन धीरे धीरे हम उसके आदी हो जाते हैं, और धीरे धीरे हम उससे बोर हो जाते हैं, और फिर हम किसी नए एक्साइटमेंट की खोज में लग जाते हैं। लेकिन अगर हम इस साइकिल को समझें कि ये तो फिर एंडलेस साइकिल है, एक के बाद एक के बाद एक हम बस चले ही जा रहे हैं उसमें, देन वो बेसिकली अगर हम एक चीज से बोर हो रहे हैं, तो वो एक पॉइंट है जहां पे हम अंदर टर्न हो सकते हैं, उसको देख के कि भाई इसका तो कोई एंड ही नहीं है। और अगर ऐसा ना हुआ होता, मान लीजिए ये ना हुआ होता, तो फिर फिर प्लेजर की खोज, परस्यूट ऑफ प्लेजर, कंफर्ट, देन वुड हैव अ लॉजिकल, रियली इट वुड हैव बीन लॉजिकल एंड रीजनेबल कि आदमी इसकी खोज करे, क्योंकि भाई हमें प्लेजर मिला एंड नाउ प्लेजर इज कंटिन्यूइंग। लेकिन यहाँ होता क्या है, प्लेजर आता है, कंफर्ट, डिजायर फुलफिल हुई, प्लेजर हुआ, कंफर्ट हुआ, बट अगेन नेक्स्ट वन। तो इस तरीके से ये हमें अंदर जाने के लिए हमें एक मौका देता है। और थियोसॉफी में भी हम लोग स्टडी, मेडिटेशन और सर्विस के माध्यम से बात करते हैं, लेकिन अब हम लोग आते हैं एचपीबी क्या कहती हैं इंट्यूशन के बारे में। और मैं इस कोट्स को पढ़ के हम लोग थोड़ा इस बारे में शेयर करेंगे। उनके शब्द हैं चूंकि, तो उनके उसी हिसाब से उसकी मैग्नेटिज्म भी है, और बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो वो कहती हैं कि इट इज रिक्वायर्ड ऑफ अ मेंबर दैट व्हेन अ क्वेश्चन अराइजेस इट शैल बी डीपली थॉट ओवर फ्रॉम ऑल इट्स एस्पेक्ट्स। वो कह रही हैं कि एक जो हमारी टेंडेंसी होती है कि हमारे मन में कोई क्यूरियोसिटी उठी या क्वेश्चन उठा, और हम तुरंत उसका आंसर जानने के लिए हम पूछने लगते हैं। तो या जैसे हमें किसी ने कोई, वो क्या रिडल होती है, पहेली, पूछी हमसे,
और हमें आंसर नहीं आया 1 मिनट 2 मिनट, हम फिर बेचैन हो जाते हैं कि अच्छा नहीं बताओ। तो लेकिन ऐसे में वो ये कह रही हैं कि इट शैल बी डीपली थॉट ओवर फ्रॉम ऑल इट्स एस्पेक्ट। जो भी है, मान लीजिए हमने कुछ पैराग्राफ पढ़ा सीक्रेट डॉक्ट्रिन का, नीरवनाथ का, या किसी भी इस बुक का, इस तरीके से हमें नहीं समझ में आ रहा है या हमें कोई क्वेरी उठ रही है, तो इमीडिएटली हम पूछे नहीं, हम उसको हर समय अपने मन में रखें और उसको सभी तरीके से देखने की, उस पे चिंतन करने की कोशिश करें, टू द एंड दैट ही मे फाइंड द आंसर हिमसेल्फ। मतलब अंत तक हम ये प्रयास करें कि हम उस पे चिंतन करें, मनन करें, ताकि हमें उसका उत्तर स्वयं प्राप्त हो, अपने अंतर से प्राप्त हो। एंड इन नो केस शैल क्वेश्चंस बी आस्क्ड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। और ये कह रही है कि जो मियर क्यूरियोसिटी होती है, उसके आधार पे तो हमें क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए, नॉर अंटिल, तब तक कि नहीं पूछना चाहिए जब तक कि व्यक्ति ने उस प्रश्न या डाउट को सॉल्व करने के जितने भी पॉसिबल सामान्य रूप से एफर्ट हो सकते थे, वो हमने कर लिए हैं, और तब भी हमें उसका कोई वो सिर पैर समझ में नहीं आ रहा है, तब हम वो प्रश्न पूछ सकते हैं किसी से जो हमें लगता है कि उसका उत्तर दे सकता है। अब इसको हम लोग लिंक करें, पाइथागोरस को हम लोग जानते हैं, जो कि हम वन ऑफ द मास्टर्स के प्रीवियस उनकी बर्थ थी। तो उनका, उन्होंने भी जो उनका स्कूल चलता था ब्रह्म विद्या का, तो उसमें नियम था कि जो नया व्यक्ति होता था वो कुछ साल तक, अब मुझे याद नहीं कि 2 साल था कि 3 साल था कि 5 साल था, तब तक वो व्यक्ति कुछ पूछ नहीं सकता। अब हम कहेंगे कि भाई हमारा, कि अरे नहीं, जब तक हम पूछेंगे नहीं तब तक हमारा, हमें पता कैसे चलेगा। तो उसका पर्पस ही ये था कि ठीक है, आप पहले तो अटेंड करिए, आप लिसन, लिसन मतलब इसीलिए उनको श्रावक कहा जाता था, श्रावक, लिसनर्स। तो जब हम सुनते हैं, सुने, उसको चिंतन करें, मनन करें, तो इतने टाइम तक जब हम केवल सुनेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो मेरे ख्याल से सभी इस बात को समझ अग्री करेंगे कि आउट ऑफ 100, पता नहीं, शायद 80% तक तो जो हमारे जो चीजें होंगी वो हमें अपने अंदर से ही, या हमें वैसे ही कॉमन सेंस या रीजनिंग से समझ में आने लगेंगी। उसके बाद जो थोड़ा बचे उसके लिए हम और एफर्ट करें, फिर भी ना समझ में आए, तब हम पूछें। वो ऐसा क्यों कह रही हैं? वो कह रही हैं अदरवाइज द पर्सन्स इंट्यूशन विल नेवर बी डेवलप्ड एंड ही विल नॉट लर्न सेल्फ रिलायंस। तो अगर हम केवल रेडीमेड आंसर, जिसे हम लोग कहते हैं अक्सर, केवल शब्द का खेल है, हम लोग प्रवचन की बात करते हैं ना, प्रवचन, पर वचन, अगर इस दृष्टि से देखें, पर वचन मतलब दूसरे के वचन। तो दूसरे के वचन जो हैं, वो हमें, अगर हम रेडी हैं तो ठीक है कि हम उसको, वो हमारे अंदर इंस्पिरेशन ला सकते हैं, एक स्पार्क पैदा कर सकते हैं, हमें कुछ दिशा दे सकते हैं। लेकिन जो असली बेनिफिट है या जो असली ग्रोथ है, वो तभी होगी जब हम स्ववचन मिल, मतलब हम स्ववचन को अनुभव करेंगे, जब मतलब वो अपने अंदर से हमारे आएंगे। क्योंकि बाहर से दिया गया सत्य भी वो हमारा सत्य नहीं है। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए, लेकिन वो उनके सत्य हैं। वो हमारे सत्य तभी बनेंगे जब हम उनको जिएंगे उस तरीके से, या वो हमें अनुभव होंगे, और वो जब अनुभव होंगे तभी हमारे अंदर सेल्फ रिलायंस पैदा होगी। और सेल्फ रिलायंस का इतना महत्व क्यों है? मतलब यहाँ भी हम क्या सेल्फ को कुछ महत्व दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सेल्फ रिलायंस का मतलब ये है, ये उस बात में अडिग
विश्वास या अडिग ज्ञान को बताता है कि हर एक प्राणी में ब्रह्म है। तो जब हर एक प्राणी में वो डिविनिटी है, तो इसका मतलब हर एक प्राणी केपेबल है इस चीज को जानने के लिए, समझने के लिए। तो जब हर एक बेसिकली मनुष्य की बात हम कर सकते हैं, क्योंकि डिविनिटी तो हर जीव में है, बट मनुष्य रूप में आने पर ये पॉसिबिलिटी होती है कि हम उसको अनुभव कर सकें, अपना वास्तविक स्वरूप को जान सकें। तो जब हर मनुष्य में ये कैपेबिलिटी है, तो जब तक मनुष्य अपने अंदर उस पावर को नहीं जानेगा, तब तक इट इज नॉट, आई मीन, तब तक तो वो फुलफिल नहीं करेगा अपनी डेस्टिनी को। तब तक तो फिर, अगर जिसे कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, और तो अगर जो डूब रहा है उसे तिनके का सहारा मिल गया, तो वो तिनका क्या हो जाएगा उस व्यक्ति के लिए? वो तिनका उसके लिए भगवान हो जाएगा, क्योंकि सहारा हमें बाहर से मिला। और जैसे ही हमें कोई बाहर से सहारा मिला, किस इन एक्सट्रीम केसेस, तो देन यू स्टार्ट लुकिंग डिविनिटी आउटसाइड। और इसीलिए जो डार्क नाइट ऑफ द सोल की बात करती है एचपी ब्लॉवर्सकी, वो डार्क नाइट ऑफ द सोल, जो कि इनिशिएशन या ज्ञान के कुछ पहले की स्थिति है, वो भी एक तरीके का नेचर का एक टेस्ट है, जिससे व्यक्ति को गुजरना पड़ता है या सोल को गुजरना पड़ता है। जस्ट सोल को गुजरना पड़ता है, जिसमें कि वो बिल्कुल अकेला फील करता है। वहां कोई मित्र नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। मतलब वो कुछ क्षण के लिए भी हो सकता है, कुछ ज्यादा समय के लिए भी हो सकता है, लेकिन उसको उसमें जो अपने अंदर अनुभव कर लेता है, वही उस टेस्ट को कहते हैं पास कर पाता है। क्योंकि तभी ये बात निकल सकती है अहम ब्रह्मास्मि वाली। तो जब तक हमारे अंदर वो अनुभव नहीं हुआ है, तब तक इसका मतलब अभी वो जो अद्वैत, अभी जो द्वैत है, वो बाकी है। और इसीलिए जो सेल्फ रिलायंस को बार 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 हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, थियोसॉफिकल लिटरेचर में कहा गया है, वो इसीलिए कहा गया है कि हम अपने अंदर जो अपने अंदर के ब्रह्म को कहने का मतलब है हम अपने वास्तविक स्वरूप को जाने। और इसको वो कहती हैं कि ये जो हम हमारे अंदर ये जो डाउट्स आते हैं, जो अभी इसने कहा ना कि डाउट्स आए या आप अगर कुछ पढ़ें, इसको भी उन्होंने कहा है कि सच आर द ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ टीचिंग बाय प्रोवोकिंग परप्लेक्सिटी परप्लेक्सिटी। मतलब वो चाहे, क्यों हम देखते हैं कि भगवत गीता पे इतनी सारी टीकाएं, टिप्पणियां हैं, हर कोई अपना अपना मतलब निकालता है, या क्यों लाइट ऑन द पाथ के जो सूत्र हैं वो इतने कई बार पैराडॉक्सिकल लगते हैं, या नीरव नाद है, या इस तरीके की उपनिषद्स हैं, मतलब, या कोवंस, जो जैन बुद्धिज्म में कोवंस होती हैं पहेलियां, वो ऐसी ऐसी होती हैं कि उनका सर पैर ही नहीं समझ में आता है कि व्यक्ति जो डिसाइपल है वो लगा रहे साल महीने तक उस पर चिंतन करता रहे। वो कह रही हैं कि ये तरीके हैं एक्चुअली ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ टीचिंग बाय प्रोवोकिंग परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी मतलब माइंड को बिल्कुल परप्लेक्स, मतलब उसको बिल्कुल समझ में ना आए कि हो, मतलब कि इसका ये क्या है क्या। जैसे एग्जाम्पल बहुत हैं, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन उसका पर्पस वो ऐसा है क्यों, उसको हम लोग अगर देखें कि परप्लेक्स कौन होता है, माइंड। माइंड के सामने जब कोई ऐसा आप चीज रख दें, जिस पहेली भी है, पहेली भी यही तो करती है, हमारे माइंड को एक तरीके से एक स्ट्रेस में डाल देती है। तो माइंड के सामने वो स्थिति आई, तो अब माइंड को डिस्कम्फर्ट हुआ कि उसे भाई जानना है कि ये क्या है, क्या इसका मीनिंग। तो अब डिस्कम्फर्ट हुआ, तो उसके पास दो तरीके हैं, एक
एक ऐसा व्यक्ति है ओपन माइंड वाला और एक रिजिड माइंड वाला। तो ओपन माइंड वाला क्या करेगा, वो उस पर चिंतन करेगा, मनन करेगा, और चिंतन मनन करेगा तो चर्निंग ऑफ द माइंड होगा। जो रिजिड माइंड वाला व्यक्ति होगा वो कहेगा भाई मुझे क्या, मेरे तो सर के ऊपर से निकल गया, वो मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, और वो उस चीज को वहीं छोड़ देगा। तो चर्निंग ऑफ द माइंड जब करेगा यानी इंक्वायरी बिगिन होगी, तब माइंड का प्यूरिफिकेशन होगा। माइंड का जब प्यूरिफिकेशन होगा तो लाइट ऑफ बुद्धि यानी इंट्यूशन जो है वो आएगी, और जो छोड़ देगा वो उसके लिए एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हो गई, और वो अगली बार ट्राई करेगा। और इसीलिए जब एक स्टूडेंट आई मीन कलेक्टेड राइटिंग्स में एचपीबी लिखती हैं कि कोई उनसे पूछता है कि इंट्यूशन को कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसके तरीके बताइए। तो एचपीबी लिखती हैं कि सबसे पहले बाय गिविंग इट एक्सरसाइज, एंड सेकेंडली बाय नॉट यूजिंग इट फॉर प्योरली पर्सनल एंड्स। यानी उसको एक्सरसाइज दें, जो कि अभी हम लोगों ने बात की, वो तो पढ़ाई के संबंध में हो गई। और दूसरी कि जब आपको लगे कि आपको ऐसा कुछ लगने लगा है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि अनुभव हुआ, तो उसको अपने अपने फायदे के लिए, केवल अपने फायदे के लिए ना यूज करें। उसको समझाती हैं आगे, एक्सरसाइज का मतलब है it must be followed through mistakes and bruises until from sincere attempts at use it comes to its own strength। तो वो कह रही हैं कि एक्सरसाइज का मतलब एक तो ये हो गया कि हम पढ़ें, चिंतन मनन करें, वो तो एक अलग बात है, लेकिन जीवन में भी जब ऐसी स्थितियां आए, क्योंकि अक्सर आती हैं जीवन में स्थितियां कि भाई दो ऑप्शन आ गए हमारे सामने कि ये करें कि ये करें, ये करेंगे तो ये फायदा ये नुकसान है, ये करेंगे तो ये फायदा नुकसान है, अब करें क्या। तो अलग अलग लोग अलग अलग छोटी छोटी चीजें हम डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन कई बार थोड़ी बड़ी बड़ी चीजों में हमें प्रॉब्लम होती है या दिक्कत होती है, तो कुछ कोई कोई कुछ करता है। तो वो कह रही हैं कि हम उसमें सेल्फ रिलायंट होके डिसीजन लें। ठीक है, गलती हो गई, चोट लगी, लेसन लर्न किया, आगे चलो। क्योंकि जीवन में कोई गलती इतनी बड़ी नहीं है कि उसको पूरे अपने कंधे पे लेके पूरा जीवन भर व्यक्ति ढोता रहे। गलती हुई, उसका कॉन्सिक्वेंस है, आपने एक्सेप्ट किया उसका कॉन्सिक्वेंस पूरी ह्यूमैनिटी के साथ, लेसन लर्न किया, देन मूव ऑन। और जो भी उससे नफा नुकसान हुआ लेकिन बेसिकली वो कह रही है सिंसियर अटेम्प्ट्स। ये नहीं कि हम गलती भी करते चले जा रहे हैं और उनके कॉन्सिक्वेंसेस से बचने की भी कोशिश कर रहे हैं और सीखने का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है, हमने कोई डिसीजन लिया, वो अपने पूरी जानते बूझते उससे, जो हमें लगा कि भाई हमारा, कहते हैं ना लिसन टू योर हार्ट। तो आपको माइंड कुछ कहेगा, हार्ट कुछ कहेगा। जनरली कहा गया है माइंड को सीट ऑफ इंटेलेक्ट, हार्ट को सीट ऑफ इंट्यूशन। तो दोनों में क्लैश होगा कई बार। तो हो सकता है आपके चारों ओर के लोग ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो तो वो कहें नहीं भाई माइंड की सुनो, लेकिन आपको लगेगा नहीं नहीं मैं कोशिश करता हूँ, मैं हार्ट की भी सुनता हूँ, चलो देखते हैं। सो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंस, एंड गुड बैड तो कोई है नहीं, जो भी कॉन्सिक्वेंस है उसको हमने एक्सेप्ट किया। चोट लगी या नहीं लगी, अच्छा हुआ बुरा हुआ, देन वी मूव ऑन। दैट्स हाउ इट गेट्स स्ट्रेंथ। और साथ में वो ये कहती हैं वी शुड ऐड द स्टडी ऑफ द वर्क्स ऑफ दोस who in the past have trodden this path and found out what is the real and what is not। जो कि स्टडी जो पहला एस्पेक्ट है थियोसॉफिकल लिम्स में हम लोग पढ़ते हैं कि हमें ऐसे लोगों की रचनाएं पढ़नी चाहिए जो ऑलरेडी इस मार्ग पे चल चुके हैं। तो वो बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है, सभी के अपना अपना कुछ इंटरेस्ट होता है तो वो उसको पढ़ सकते हैं। तो स्टडी एंड बाय गिविंग इट एक्सरसाइज एंड नॉट यूजिंग फॉर पर्सनल एड्स। फिर अगेन वो कहती हैं एक और तरीका है, एक और नहीं, ये सब मतलब साइमल्टेनियस तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि हमें एक ही करना है, वो हम सब साथ में कर सकते हैं। वो ये कह रही हैं कि हमें केवल निस्वार्थ ही नहीं होना है, बट मस्ट डू ऑल द ड्यूटीज दैट कर्मा हैज गिवन अस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
कई बार होता क्या है कि हम बहुत कंप्लेंट करते हैं कि अरे, हम हर छोटी-छोटी बात में ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, या ऐसा होता तो अच्छा होता, वैसा होता तो अच्छा होता। तो उसको वो कह रही हैं कि ऐसा बिल्कुल ना करें, बल्कि कर्म नियम से हमें जो भी ड्यूटी मिली है या जो भी सिचुएशन मिली है, हम उसमें अपनी ड्यूटी को अच्छे से करें, चीयरफुली करें। एंड thus intuition will point cut the road of duty and true path of life. लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो ड्यूटी है, अक्सर हम देखें जो मेजॉरिटी ऑफ हमारा मतलब मास ऑफ ह्यूमैनिटी है, हम सभी में हम सब ज्यादातर अपने डिजायर से गवर्न होते हैं। डिजायर, राइट? कि भाई मेरी ये डिजायर है तो मैं ये कर रहा हूँ, मुझे पैसा चाहिए तो मैं ये नौकरी कर रहा हूँ, मुझे और ज्यादा पैसा कहीं मिलेगा तो मैं नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी कर लूंगा, या मुझे ये पसंद है तो मैं ये कर रहा हूँ, मुझे घर बनाना है, ये पाना है, एंड वी गो ऑन लीडिंग आवर लाइफ। लेकिन ड्यूटी में ये नहीं होता है। ड्यूट और बेसिकली अपने अपने मैं को बढ़ा रहा हूँ, बेसिकली डिजायर फुलफिलिंग, क्योंकि रूट तो मैं ही है, तो वो है। लेकिन ड्यूटी में क्या होता है कि ड्यूटी में फिर मैं कटता है धीरे 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 धीरे, क्योंकि अब ड्यूटी ये भी हो सकती है कि भाई बच्चा रात में रो रहा है तो माता पिता को जग के उसको सुलाना है, या रात ठीक है आपका कंफर्ट लूज हुआ लेकिन आप चीयरफुली कर रहे हैं, या मान लीजिए अनएक्सपेक्टेड कोई गेस्ट आ गया है तो उसके लिए अरेंजमेंट करना है, भले ही आपको थोड़ी डिस्कम्फर्ट हुई लेकिन आपने चीयरफुली आई मीन रिसीव किया और किया। तो क्या हुआ, जो ये हम कहते हैं कि डिस्कम्फर्ट या अच्छा नहीं लगना, इसका सारे का सारा सोर्स लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये सब क्या है, ये कंडीशनिंग्स हैं जो कि हमारे मैं आई सेल्फ की से निकलती हैं। लेकिन ड्यूटी में ये सब कुछ नहीं। हम हमारे सामने एक ड्यूटी है जो हमें करनी है चीयरफुली, तो उसमें मैं की बात ही नहीं आती कि मुझे क्या कष्ट हो रहा है या मुझे कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। और जैसे जैसे ये मैं खत्म होता है तो इंट्यूशन विल पॉइंट कट द रोड। आई मीन इंट्यूशन का जो फिर इसका मतलब मन जो है वो शुद्ध होता जाता है, और इसीलिए इंट्यूशन का प्रकाश आता है। और पावर टू नो मतलब जानने की जो पावर है वो ये मतलब वो इंट्यूशन जो है वो ये कह रही है, डज नॉट कम फ्रॉम बुक स्टडी नॉर फ्रॉम mere philosophy, but mostly from the actual practice of altruism in deed, word and thought. Again, जो तीसरा एस्पेक्ट है थियोसॉफिकल लिम्ब का, सर्विस, सेल्फलेस सर्विस, केवल स्टडी ही नहीं, केवल डिस्कशन चिंतन मनन ही नहीं, बल्कि प्रैक्टिस ऑफ ऑल्ट्रुइज्म, केवल निस्वार्थ, केवल कर्म ही नहीं, वचन और विचार में भी। फॉर दैट प्रैक्टिस, क्योंकि जब हम इस तरीके से जीते हैं तो ये जो पूरा का पूरा प्रयास है ये purifies the covers of the soul and permits that light to shine down into the brain mind. तो धीरे धीरे जो ये कवर्स कंडीशनिंग का पढ़ा हुआ है हमारे चारों ओर, वो धीरे धीरे हटता है जैसे बादल हटते हैं, और तब जो बुद्धि का प्रकाश है वो हमारे मन और बेसिकली ब्रेन माइंड यानी फिजिकल ब्रेन तक भी आता है। तो फिजिकल ब्रेन मतलब जागृत चेतना में भी हमें वो अनुभव होता है। इसी बात पे और इंट्यूशन का वो कहती हैं खाने का प्रभाव भी वो पूछती हैं, कहती हैं, क्योंकि कोई प्रश्न पूछते हैं कीटो थियोसॉफी में उनसे कि खाने का क्या प्रभाव होता है, तो वो ये कहती हैं कि अगर कोई खाए बिना रह सके, डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है कि बिना खा, और हम लोग जानते भी हैं, मैं तो खैर कर्नल कैलाश को जानता हूँ और कुछ और लोग भी हैं, मतलब बिना खाए तो नहीं, बट दे आई मीन दे टेक वेरी 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 लिमिटेड या केवल कुछ छोटी मोटी चीजें इधर से, और लेकिन वो एनर्जी प्राप्त करते हैं सूक्ष्म रूप से। तो
लेकिन वो कह रही हैं कि अगर कोई बिना खाए रह सके तो वेरी गुड, लेकिन जैसा कि इस स्थिति है वर्तमान, अधिकतम तो ऐसे ही लोग हैं हम कि हमें जीने के लिए खाना है। तो वो एडवाइस करती हैं कि जो वास्तव में अर्नेस्ट स्टूडेंट्स हैं, उन्हें ऐसा खाना खाना चाहिए as will least clog and weight their brains and bodies, and will have the smallest effect in hampering and retarding the development of their intuition, their inner faculties and powers. तो हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो हमारे मस्तिष्क, हमारे शरीर को कम से कम इनर्शिया दें या तमस दें, और कम से कम इफेक्ट डालें हमारी इंट्यूशन को व्यक्त होने में। क्योंकि जिस तरीके का अन्न खाएंगे उस तरीके का मन भी बनता है और शरीर भी बनता है। और जितना ज्यादा, हालांकि खाने का तो इफेक्ट होता ही है साथ में मानसिक के साथ, तो अगर मन पे हम काम कर रहे हैं तो हम अपने शरीर का भी थोड़ा उसको सपोर्ट दे सकते हैं खाने के माध्यम से, जिससे हमारी जो इनर फैकल्टीज और पावर्स हैं उनको डेवलपमेंट में हैम्परिंग ना हो। साथ ही बचपन से, ये तो चलिए अभी हम बड़ों लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन है, सभी के घर में बच्चे हैं, और कम से कम उनको अगर हम चाहें तो इस दिशा में लेक्चर दे के नहीं, मतलब उनको इस दिशा में हम कर सकते हैं, लेकिन वो ये कह रही हैं कि हम ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि हर बच्चे को एक यूनिट के रूप में उसको डील करें और उसको एजुकेट करें इस तरीके से कि उसकी जो आंतरिक शक्तियां हैं वो बहुत ही हार्मोनियस और समान रूप से व्यक्त हों, और उसके अंदर का जो विशेष एप्टीट्यूड है, टैलेंट है, वो उसका नेचुरल और फुल डेवलपमेंट हो, ना कि वो जो हम उस बच्चे को बनाना चाहते हैं। और जे कृष्णमूर्ति की तो पूरी मतलब फिलॉसफी ही बच्चों के बारे में ये है। थियोसॉफिकल सोसाइटी में भी स्कूल जो है एजुकेशन के बारे में कि वो एजुकेशन कोऑपरेशन बेस्ड हो, ना कि कंपटीशन बेस्ड, और बच्चों के बीच में एक मित्रता, प्रेम, ये भावनाएं डेवलप हो, ना कि एक दूसरे से आगे निकलने की भावना, क्योंकि वही आगे चल के इतनी बड़ा रूप ले लेती है जिसके हम प्रभाव संसार में देखते हैं। और ये भी कहती हैं कि एजुकेशन के बारे में कि जो हमारी एक कटाक्ष करते हुए कहती हैं कि आप एक चीज भूल रहे हैं कि जो आपकी बहुत, जो मॉडर्न एजुकेशन का जो आप बहुत दम भरते हैं, वो एग्जैक्टली is the reason that makes it difficult for you to understand theosophy, because your mind is so full of intellectual subtleties and preconceptions that your natural intuition and perception of the truth cannot act. यानी हम इतना भर देते हैं बच्चे के मन को, ब्रेन को रटा रटा के, या जो भी होता है प्रोसेस, हम सभी जानते हैं। तो और जो जो चीजें पढ़ाई जाती हैं, अगेन हम सभी जानते हैं कि वो भी कुछ हद तक बायस्ड होती हैं, वो साइंटिफिक हो या हिस्ट्री हो या इस तरीके की चीजें हो। तो जो माइंड है उसका जो नेचुरल इंट्यूशन है और परसेप्शन ऑफ ट्रूथ है, वो हम धीरे धीरे बेसिकली इस माध्यम से कम करते जाते हैं। बच्चे को हम फिर ये कहने लगते हैं कि तुम्हारे परसेंट कितने आ रहे हैं, ये मैटर करता है, तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता है, या कितना एग्जाम में हमने लिख दिया है, वो मैटर कर रहा है। बट जीवन जीने की जो एक कला है वो कितना हमने सीखी, उससे हमारा कोई मतलब नहीं रहता। और इसीलिए वो कहती हैं कि बच्चों को मतलब बचपन से ही सबसे ज्यादा उनको सेल्फ रिलायंस, सभी के प्रति प्रेम, निस्वार्थ भावना, एक दूसरे का सहयोग, और अबव ऑल टू थिंक एंड रीजन फॉर देमसेल्व्स, कि वो चिंतन मनन करें और devote the time to the development and training of the inner senses, faculties and latent capacities। तो उसमें ये सब आ जाता है। और
ये मतलब काफ़ी मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल तरीके से एचपी ब्लवात्स्की ने बताया हम सभी को। बहुत और भी चीज़ें उन्होंने कही हैं, लेकिन समय हो चुका है और ये तो जो एचपी ब्लवात्स्की ने कहा, लेकिन इसके अलावा हम सभी एक और चीज़ जानते हैं, सुनते हैं कि एक और माध्यम है जिससे जो बेसिकली हमारे इंट्यूशन को ही जागृत करने के लिए या अनफोल्ड करने के लिए उसको दिया गया था, जिसको हम लोग गायत्री मंत्र के फॉर्म में जानते हैं। और वो एक्चुअली वो संकल्प ही है एक तरीके से कि मैं the divine savita inspire our spiritual intuitions, तो that is a separate thing। तो आज मुझे ये शेयर करने का मौका दिया राजीव जी ने और दिल्ली फेडरेशन ने, शंकर लॉज ने, तो आई एम रियली थैंकफुल टू देम एंड आप सभी ने धैर्य पूर्वक सुना। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आपने इतना बढ़िया लेक्चर दिया। तो मित्रों, ये जो इससे प्रीवियस जो हफ्ते में बात करी गई थी, द विजडम एंड द ट्रूथ, उसी का एक तरीके से कंटिन्यूएशन था आज। तो जिन्होंने लेक्चर ना सुना हो शेखर जी का, वो हमारे थियोसॉफी दिल्ली चैनल के अंदर वो देख सकते हैं उसको। अब किसी को कोई प्रश्न है, कोई ऐड करना चाहते हैं, तो वो अनम्यूट करके बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई लगता है सबने हमारे प्रश्न ना करने वाली हाँ बात को बहुत सीरियसली ले लिया। नहीं नहीं, अच्छी अच्छा, बात है। आई मीन हाँ इट्स गुड एक्चुअली। सब लोग, मेरे ख्याल से इन लेक्चर्स का भी एक तरीके से एक्चुअल तो पर्पस यही है कि पूरे लेक्चर में से कुछ कुछ चीजें ही होती हैं जो हम हम्म मतलब बिल्कुल छूती हैं, एंड उस पे हम अपना और चिंतन बढ़ाएं, मनन करें और उससे अपने लिए कुछ पर्ल्स ऑफ विजडम निकालें। अगर ये है तो आई थिंक दैट्स गुड। नहीं, बहुत बढ़िया था। और एचवीबी की कोटेशन शिखर जो जी, आपने दी है, जी बोलिए बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति थी, बहुत व्याख्या बहुत अच्छी थी। बस कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं आपको। थैंक यू। सी यू सून। हाँ बिल्कुल, खुशबू जी ने, दिसंबर हाँ में। जी जी, सुषमा जी धन्यवाद बहुत बहुत। खुशबू ने हाथ खड़ा करा है, खुशबू कुछ बोलना चाहती है? नमस्ते सर। नमस्ते सर, शिखर सर। हाँ मुझे नमस्कार। नमस्ते आपकी नमस्ते। बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आपके जो शब्दों में जो स्टेबिलिटी है, बहुत अच्छा है। मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। जो भी मुझे आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा ये है कि जब भी आप लेक्चर देते हैं, तो उसमें मुझे तो ऐसा लगता है हर एक शब्दों में कुछ माने ज्ञान ही ज्ञान बरस रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपने जैसा कहा कि पेन और सफरिंग बेस्ट वे है हम अपने अपने अंदर जाने के लिए। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ जी जी जी। हाँ जी। तो वो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि हाँ, हम अपने पेन और सफरिंग से रजिस्ट करने से बजाय यदि हम उससे कुछ सीख के अपने जीवन में उतारते हैं, तो शायद हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल थैंक यू सर। बिल्कुल जी। थैंक यू खुशबू जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कोई और जो कुछ ऐड करना चाहें या कोई सवाल है तो? बस शिखर जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। एज यूजुअल उनका हर लेक्चर इतना क्लैरिटी से रहता है, इतना सिंपल रहता है कि सब कुछ जैसे मन में उतरता जाता है। और बहुत अच्छे अच्छे आपने उदाहरण लिए हैं, की टू थियोसॉफी, बुद्धिज्म और सभी चीज़ों को जो आपने प्रेजेंट किया है। एंड डेफिनेटली मैं पिछले कई सालों से यही सोचती रहती हूँ कि हम इतना पढ़ते लिखते हैं, लेकिन जब तक हम उसको मनन ना करें, मनन मतलब मन में ना उतार लें, अपने जीवन में प्रैक्टिस में ना लाएं, तो वो पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बेकार है। बेकार एज इन इट इज नॉट ए हाँ वेस्ट, लेकिन ये उसका यदि हम मतलब 1%
भी हम उसको प्रैक्टिस कर डालें, प्रैक्टिकलिटी में ले आए अपनी लाइफ में, तो सचमुच। और लेकिन ये है कि बार-बार सुनने से ये हमें बहुत लाभ होता है कि जी, जब भी रोज़ की चीज़ों में हम कभी उलझते हैं, तो ऐसी बातें उस समय हमें प्रेरणा देती हैं कि नहीं भाई, तुम अपने कर्म काट रहे हो, इससे शांति से निकलो, नए कर्म मत बनाओ और प्रैक्टिस करो। वही सबसे बड़ी प्रैक्टिस हो जाती है। अच्छा। तो थैंक यू शिखर जी, थैंक यू राजीव जी। आप लोग बहुत बहुत मेहनत करके हर बार करते हैं, हम लोग फिर भी अटेंड नहीं कर पाते, ऐसे फंस जाते हैं जीवन में। वही प्रैक्टिस करके निकलना है वहां से भी। नहीं, नहीं, बिल्कुल निकलेंगे, सब लोग निकलेंगे। जी, जी। है ना? थैंक यू, तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो कोई और उनमें कोई व्यक्ति, कुछ मित्र कोई बोलना चाहते हैं? नहीं तो हम मीटिंग को यहीं समाप्त करते हैं। तो मेरे ख्याल से हम अब मीटिंग को समाप्त करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में, आपको धन्यवाद देते हुए। थैंक यू वेरी मच शिखर जी। ओ हिडन लाइट vibrant in every atom, O hidden light shining in every creature, O hidden love embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, मीटिंग अटेंड करी, और खासकर शिखर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर दोबारा आपको तकलीफ देंगे फ्यूचर में अरे मिले तो। नहीं, नहीं, तो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। जी जी, थैंक यू राजीव जी। सभी को थैंक यू प्रणाम। वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। मीटिंग इज क्लोज। थैंक यू।